ये टेस्ट वाला क्वेश्चन फाइनल होना था। टेस्ट क्वेश्चन फाइनल करना था और जो क्लास में टेस्ट हो रहा था निकालिएगा तो रिकॉल लिमिटेड। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? जी सर हो गया था कंप्लीट। कहाँ मिस्टेक हुई? परचेज ऑप्शन एप्लीकेबल है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो प्रेजेंट वैल्यू फिर आप कैलकुलेट करते बस क्या करेंगे? 17 मिलियन के रेंटल्स हैं, ऐसे ही करेंगे ना? तो 17 मिलियन के एडवांस में रेंटल्स हैं, कितने बनेंगे? बता दें यार क्या होगी? जी कितने रेंटल हो जाएंगे जी? 4 होंगे ना यार। तो पहला रेंटल एडवांस में, देन 3 रेंटल रह जाएंगे, 1 प्लस एनुअल रेंटल है माइनस 3 डिवाइडेड बाय, और परचेज ऑप्शन बेटा इसलिए इग्नोर कर दें क्योंकि ये सर्टेन नहीं है कि उस ऑप्शन एक्सरसाइज होना। ठीक है, और आंसर बताइएगा। 55.75। देन डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 4 इयर्स या 10 इयर्स? अब परचेज ऑप्शन क्योंकि रीजनेबली सर्टेन नहीं है तो शॉर्टर ऑफ द लीस्ट टर्म एंड यूजफुल लाइफ। ठीक है, कोई और इशू? बाकी उसने कंपैरेटिव मांगा था लेकिन पिछला साल एप्लीकेबल ही नहीं था, तो वो पिछले साल में सिंपली शायद डैश फिगर्स ही आएंगी। और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों होगा? शायद ईयर एंड आपका है 30 जून और एग्रीमेंट डेट है 1 जुलाई, तो 1 जनवरी एग्रीमेंट डेट है और 30 जून ईयर एंड है। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होगा 6 मंथ्स का वो फिर पेबल बनेगा फिक्स टैक्स में। ठीक है जी, प्लीज एनी कंफ्यूजन? डिस्क्लोजर उसने मांगे थे नोट्स में लेकिन नीचे लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्केड्यूल रिक्वायर्ड नहीं, तो फिर क्या क्या बस बनाया आपने? मेच्योरिटी एनालिसिस बनेगा और नैरेटिव इंफॉर्मेशन बस क्वेश्चन में जो है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन? जी चले फिर आगे। देन सर हमने ये जो लीज पढ़ी है थोड़ी सी, इसमें सिर्फ लेसी भी डिस्कस किया हमने, इसमें फिर लेसर की काउंटिंग भी है, लेकिन लेसर की काउंटिंग थोड़ा सा जरा और अब मेंटली मेच्योर हो जाए, जरा बड़े हो जाए इंशाल्लाह फिर उस वक्त करेंगे। लेसी थोड़ा सा इसलिए पढ़ ली क्योंकि ये लेसी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मिक्स भी हो जाता है, तो इनिशियली बस हमारी डिस्कशन बस लेसी तक ही है। बाकी इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर रिजल्ट तो फिर लेसर की भी डिस्कशन आएगी। मीनवाइल आपके साथ एक नोट्स का सेट शेयर हुआ हुआ, जरा एक आसान सी जरा डिस्कशन और जरा शुरू करें, जरा आंसर देखें। तो इन दिनों में जरा कोशिश करेंगे कि जो बेसिक्स हैं रिजल्ट से पहले पहले वो कुछ फाइनल हो जाए और इंशाल्लाह इन बेसिक्स की बेस पे अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कोई और कंफ्यूजन जहां तक पढ़ा हमने? वही होगा जो आई16 में होता है। एसेट रिवैल्यू होना है या लीज लायबिलिटी रिवैल्यू होना है? जी फॉरेन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, ये रख लें जरा सेट जो आपके पास है, सबके पास है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स और तो नहीं कोई क्वेश्चन?
ये इस फर्स्ट पेज को जरा फॉलो करते रहिए, बस कैलकुलेटर पकड़ना था, पेन रख लें हाथ में, कैलकुलेटर पकड़ना। ये मैच्योरिटी एनालिसिस बेटा आप जिस डेट पर बना रहे हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स आपने देखना है कि कितनी अमाउंट्स रह गई हैं और किन किन सालों में रहती हैं, ठीक है। तो जिस डेट से ऑनवर्ड्स आप खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स सोचना। तो अगर 30 जून पे आप मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एक रेंटल एडवांस में पे हो गया, बाकी 3 रह गए और एनुअल रेंटल्स हैं इसलिए लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years और 2 to 3 years में बस आ जाएंगे। जी सर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमने जो सारी इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है उसकी एक समरी है पहले 2 पेजेस पे। पढ़े जरा फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स अज्यूम आपने परचेज की है पॉइंट 1, a Pakistani company bought goods from an Australian supplier on 1st of December 2016 for 10,000 Australian dollars, paying by check on the same date। एक पाकिस्तानी कंपनी ने गुड्स खरीदनी है ऑस्ट्रेलियन सप्लायर से 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की, सेम डेट पे फिर बाय चेक पेमेंट भी हो गई है जी। क्या एंट्री करेगी पाकिस्तानी कंपनी? सिंपल सर जी, बहस हो जाएगी, सिर्फ कंसंट्रेट आपने करना है, कोई इशू इसमें नहीं है। 1 December 16 ट्रांजैक्शन डेट है, परचेजेस डेबिट, बाय चेक पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट। बस इशू ये है कि आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आप अकाउंटिंग रुपीज में करेंगे, तो आप पेमेंट अगर डॉलर्स में कर रहे हैं तो डॉलर्स को फिर रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होता है। तो थर्ड लाइन अंडरलाइन कर लें, एक्सचेंज रेट चाहिए होता है। एक्सचेंज रेट डेफिनेटली आपने खुद से गेस नहीं करना, ये एग्जामिनर बताएगा, और आपने उस एक्सचेंज रेट को यूज कैसे करना है बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये कितने $1,000 हैं, किस दिन $10,000 की पेमेंट हुई है, 1 दिसंबर। उस दिन का एक्सचेंज रेट ये है कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपीज में 75 रुपीज के बराबर है। तो कैसे कन्वर्ट करूं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, अगर एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 75 रुपीज का पाकिस्तान में तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की वैल्यू पाकिस्तानी रुपीज में बन जाएगी 7,50,000। तो अगर किसी फॉरेन करेंसी में आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप उसे अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एंट्रीज आपके पास लिखी हुई हैं लेकिन अपने हाथ से भी जरा साथ ही चाहे नोट कर लें। तो जिस कंट्री में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं आपने उस कंट्री की करेंसी में अपनी सारी ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करनी है। तो अगर हम पाकिस्तान में हैं तो सारी ट्रांजैक्शन को रुपीज में कन्वर्ट होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन सर? क्लियर हो गया सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? देन सपोज सर जी नंबर 2 एक कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है। सपोज जब परचेज की थी हमने ऊपर अज्यूम किया कि उसकी पेमेंट सेम डेट पे होगी, लेकिन लेट्स अज्यूम ये परचेज क्रेडिट पे थी एंड द अमाउंट वाज पेड ऑन 15 December 2016 when the exchange rate was 78 per 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लिंक सिनेरियो है, परचेज डेट क्या अभी भी प्लीज, परचेज डेट क्या है सर? 1 दिसंबर ही है, लेकिन सपोज ये ट्रांजैक्शन रादर देन कि हम सेम डेट पे करते क्रेडिट पे थी और पेमेंट डेट हो गई है 15 दिसंबर 2016। क्या एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन आ जाती है? अब बेटा इस केस में फिर क्या होना चाहिए? परचेज डेट क्या है? 1 दिसंबर। परचेजेस किस दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए? जब पेमेंट करेंगे या जब गुड्स आएंगे? क्या एंट्री होगी अब? परचेजेस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। अब 1 दिसंबर वाले दिन आपको नहीं पता होगा कि 15 दिसंबर को क्या रेट होना है। ऑब्वियसली अब क्वेश्चन में तो दिया होगा
लेकिन जिस दिन ये परचेज हो रही होगी उस दिन आपको इसकी परचेज डेट के रेट का पता होगा। सबसीक्वेंटली रेट्स बढ़ने हैं या कम होने हैं वो तो तभी पता चलेगा जब वो रिस्पेक्टिव डेट आएगी। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन तो दी होगी, लेकिन जिस डेट पे आप खड़े आपको उसी डेट के रेट्स पता होते हैं। बाद में अगर रेट्स कम या ज्यादा हो उसको प्रिडिक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली जरूरी नहीं कि आप सही गेस कर सकें। तो इसलिए अब जब आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपके पास कौन सा रेट अवेलेबल है? अच्छा ये क्लियर रखिएगा, 1 और 2 अब लिंक्ड आपस में। पॉइंट 1 में क्या पढ़ा था हमने कि सपोज परचेज के साथ ही पेमेंट होगी। पॉइंट नंबर 2 में सिर्फ डिफरेंस क्या है, सेम डेट पे पेमेंट होने की बजाय सपोज 15 दिन बाद पेमेंट हो रही है। तो जिस दिन परचेज हो रही है उस दिन आप 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को किस रेट से रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको उस दिन पता है। तो उस दिन का रेट 75 था, तो आपकी इस वक्त परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट की एंट्री 7,50,000 से हो जाएगी। पहले मुझे जरा बात पूरी करने दीजिएगा। एनी कंफ्यूजन इन द वर्ड्स? अब नेक्स्ट डेट बताएं। 15 दिसंबर 2016 को अब क्या हो रहा है, परचेजेस हो रही हैं या पेमेंट हो रही है? कितने डॉलर्स की पेमेंट होने लगी? डॉलर्स 10,000 ही है, डॉलर्स 10,000 ही है, लेकिन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या अब आपको पाकिस्तानी रुपयों में 7,50,000 ही देने हैं, या अब आपकी अमाउंट चेंज हो गई है? अब एक डॉलर जो है वो 78 रुपीज पे चला गया है। इट मींस अब 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 7,80,000 रुपीज में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है सर? इन अदर वर्ड्स अब आपके अकाउंट से पैसे रुपीज में 7,50,000 जाएंगे या 7,80,000 जाएंगे? तो फाइनली कितने रुपयों वाली लाइबिलिटी अब कितने रुपीज में सेटल हो रही है? अगर आप बस दिसंबर पे ही पेमेंट कर देते तो आपको 7,50,000 रुपीज पाकिस्तान रुपीज में पड़ने थे, लेकिन 15 दिसंबर पे फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की वजह से आपको अब ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। क्या ये हमेशा ज्यादा ही होगी? अगर फॉर एग्जांपल ये डॉलर रेट 73 हो जाता तो आपके 7,30,000 रुपीज हो जाने थे, तो फिर 7,50,000 की लाइबिलिटी अगर 7,30,000 पे हो रही हो तो अकॉर्डिंगली आपको कुछ गेन या लॉस यहाँ पे हो रहा होगा। तो हमारी सिचुएशन में क्या आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है? तरीका बेटा इस एंट्री करने का ये होता है कि अब जब पेमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा नॉर्मली ये पेमेंट्स होती हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती हैं, इसलिए कैश की जगह शायद बैंक वर्ड आ जाए। जी कितने डॉलर पे करने? 10,000। लेकिन अब 10,000 डॉलर्स को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करूं? अब मेरे फाइनल वर्ड जरा गौर से सुनिएगा यहाँ, कितने रुपीज की लाइबिलिटी कितने रुपीज में सेटल हो रही है? बिजनेस हमेशा अपने अपना ही समझना है। बताएं आपको कैसा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है? तो अगर आपको बुरा लगेगा तो ये एक्सचेंज लॉस होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप नॉर्मल लोग हैं, बिजनेस आपका अपना है। 7.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी 7,80,000 रुपीज में सेटल हो रही है, और ऑटोमेटिकली अगर आप एंट्री सही तरीके से करेंगे जिससे मैंने किया, मैंने पहले पेमेंट लिखी है फिर मैंने लाइबिलिटी डेबिट की है, ऑटोमेटिकली इस एंट्री में किस तरफ डिफरेंस आ गया? तो डेबिट साइड पर जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज लॉस, और इसके रिवर्ट फॉरेन एक्सचेंज लॉस, और से वर्ड्स कम कर रहा हूँ, फॉरेक्स लॉस। और ये लॉस फिर कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। लिखे अपने हाथ से, किधर ही लिखना, इसी पेज पे जगह है। डॉलर रेट बढ़ना आपको अच्छा लगेगा या कम होना आपको अच्छा लगेगा? हाँ जी, अभी बिल्कुल अपने जज्बातियों के बोल तो दिए, लेकिन शायद ये हकीकत नहीं है। ठीक है, जो आपने बोल दिया वो ज़हन में रखिएगा, मैं 5 मिनट बाद दोबारा पूछूंगा आपसे। ये दरवाजा बंद कर दो।
तो क्या ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम हो सकती है? ये क्या समझ रहा है मेरे इन्वर्ट से? फर्स्ट एंट्री देखें, ट्रांजैक्शन डेट मींस परचेज डेट एंड सेटलमेंट डेट मींस पेमेंट डेट। सेम हो सकती है, और अगर सेम होगी तो देन शायद इशू नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट में डिफरेंस आ रहा है तो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से गेन्स भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। ओके सर, ये थर्ड सिनेरियो देख लीजिए जी, ऑनेस्ट में ठीक है। वंस अगेन लिंक्ड है ऊपर से, तो डिफरेंस अब क्या है, कंसंट्रेशन से पढ़ना। सपोज परचेज वाज ऑन क्रेडिट एज इट इज, जो परचेज की थी सपोज वो तो क्रेडिट पे थी, लेकिन अमाउंट वाज पेड ऑन 15th जनवरी 2017। परचेज डेट ढूंढ के बताएं क्या है? वो 1 दिसंबर ही है, एज इट इज है, 1 दिसंबर 2016 है। क्रेडिट पे परचेज थी, लेकिन अब जो पॉइंट नंबर 2 में पेमेंट डेट आई थी उसकी जगह अब पेमेंट डेट 15 जनवरी 2017 मीन शायद 1.5 मंथ हो गया। परचेज डेट 1 दिसंबर एज इट इज है, और पेमेंट डेट सपोज 15 जनवरी 2017 को आनी है, और उस वक्त एक्सचेंज रेट हो गया 77 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब पाकिस्तानी कंपनी का ईयर एंड सपोज 31 दिसंबर है, और 31 दिसंबर पे एक्सचेंज रेट 79 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। जी फुल कंसंट्रेट जरा, और शायद ये बहस अगले पेज पे खत्म हो जानी सारी। बताएं जी परचेज डेट क्या है? परचेज डेट पे एंट्री बताएं। परचेज डेट पे कैसे अमाउंट फाइंड आउट करूं? 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। उस वक्त रेट हमें 75 पता था, तो हमारी परचेज 7,50,000 रुपीज पे रिकॉर्ड होगी। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 3 दोबारा गौर से देखें, बताएं नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट से 15 जनवरी 2017। नहीं, पेमेंट तो उसी दिन हो रही है ना, तो ईयर एंड पे क्या करना? तो रेट चेंज हो गया तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन डेट हमारी 2016 ईयर एंड में है, और सेटलमेंट डेट हमारी 2017 ईयर एंड में है। सिनेरियो 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर तो थी, लेकिन ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम अकाउंटिंग ईयर में थी। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई वो ये है कि ट्रांजैक्शन डेट 2016 वाले ईयर एंड में है और सेटलमेंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड पे। तो आप शायद सही कह रहे हैं, लेकिन सही चीज ये है कि अपने जहन में जरा 31 दिसंबर की डेट लाएं जरा। इस डेट पे कोई आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है, एज ऑन 31 दिसंबर होती है। अपनी इस फर्स्ट एंट्री को देखें, क्या इस फर्स्ट एंट्री में कोई पेएबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी आएगा? क्या 7,50,000 पे आना चाहिए? इसकी क्या वजह है? ये तो लायबिलिटी थी 1 दिसंबर की, लेकिन 31 दिसंबर पे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से अब हमारी लायबिलिटी 75 रुपीज के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, इसे रीमय्यर होना चाहिए बेस्ड ऑन द क्लोजिंग रेट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो सेटलमेंट तो डेफिनेटली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रही है, लेकिन एक्सचेंज रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से अब हमारी लायबिलिटी 7,50,000 पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इट शुड बी रीमयर्ड बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड डेट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ये वाला इशू सिनेरियो 2 में क्यों नहीं आया? तो अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड आ जाए, तो देन फिर ईयर एंड पे खड़े होके आपको अपनी लायबिलिटी अकॉर्डिंगली क्लोजिंग रेट की बेस पे रीमय्यर करनी होती है। क्लियर हो गया प्लीज?
किस किस के दरमियान कौन सी डेट आ जाए? ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड अगर आ जाए तो क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन है तो फिर अपनी लाइबिलिटी को, और अभी अगर दूसरे पर हम बात जाके करेंगे, शायद अपने पेबल्स और रिसीवेबल्स को एज ऑन जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है उन्हें फिर रीमैयर करना चाहिए। ठीक है सर। तो व्हाई वी आर वर्किंग ऑन 31 दिसंबर 2016, क्योंकि सेटलमेंट अभी नहीं हुई है और लाइबिलिटी बस हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रीमैयर होनी है। क्लियर है सर? अब करवाएंगे कैसे रीमैयर होनी है, कितने डॉलर है? अब $10,000 मल्टीप्लाइड बाय, ढूंढे 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 79 मिल जाएगा ईयर एंड का रेट। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 79, तो यहां तक आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी 7,90,000। इट मींस आप हमारी लाइबिलिटी 7,50,000 की बजाय 7,90,000 अपीयर होनी चाहिए। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? प्लीज कितना डिफरेंस आ रहा है? क्या 40,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है? कैसा लग रहा है? नॉर्मल लोग हैं आप, लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्या लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है? कितने से ऑलरेडी क्रेडिट हुई हुई है, कितने से और क्रेडिट हो जानी चाहिए? तो ये जो फर्दर लाइबिलिटी में इंक्रीज है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट्स, देयरफॉर ये फॉरेक्स लॉस के तौर पर डेबिट हो जाए। तो प्लीज मेक द थिंग सिंपल। जब आपको बुरा लगेगा तो आप नॉर्मल लोग हैं, लॉस हो रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो इंशाल्लाह फिर गेन हो रहा होगा। लाइबिलिटी बढ़ना होपफुली आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्लियर है सर? नहीं सर, नहीं सर, कमाल हो गया। अगर ये एग्री नहीं होता था तो फिर मसला क्या था? आजकल तो ये पिछले 2-3 साल से अभी ही सुनते रहते होंगे एक्सचेंज रेट्स बढ़ रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बल्कि बढ़ी जा रहे हैं। नहीं, लीज तो वो तो इंटरेस्ट रेट है ना यार, तो ये भी वो फ्लोटिंग रेट्स भी होते हैं। तो अगर आपका एग्रीमेंट फ्लोटिंग रेट पे हो जाएगा तो फिर गेम ऑन है। तो लेकिन इंटरेस्ट रेट्स फिक्स भी होते हैं, फ्लोटिंग भी होते हैं। फ्लोटिंग अगर होंगे तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली लायबिलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये एक्सचेंज रेट्स तो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होते हैं। आई होप कि आपने सुना होगा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, तो सारा इस प्रॉब्लम इस चीज का। ठीक है जी सर। ये किस साल की एंट्रीज होगी सर? 2016 ईयर एंड की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब जहन में लाएं जरा। उसमें अब ये पेएबल फाइनली आपको कितने में नजर आ रहा होगा? 7,50,000 प्लस 40,000 फाइनली 7,90,000 में करंट लाइबिलिटीज में नजर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होगा। अब आ जाए जरा 2017 में जब 15 जनवरी की डेट आएगी तो वही जरा पेमेंट की एंट्री करवाता जरा। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो पेमेंट होनी है, ये बिल्कुल ठीक है जी। पेमेंट अगर हो रही है तो बैंक क्रेडिट जी, कैसे वर्किंग करूं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब रेट फ्लक्चुएट होके 77 हो गया, तो 77 मीन 7,70,000 रुपीज में अब पेमेंट हो रही है। कॉस्ट वर्ड सुने, कितने रुपए वाली लाइबिलिटी कितने रुपयों में सेटल हो रही है? और जाने दें यार, 7,50,000 लाइबिलिटी यार, 7,50,000 वाली लाइबिलिटी रीमेजर होके 790,000 पे आ गई थी। तो फाइनली वर्ड्स क्या होने चाहिए? 790,000 वाली लाइबिलिटी अगर 770,000 में सेटल हो रही है तो आपको कैसा अब लग रहा है? तो लाइबिलिटी अब कम रुपीस में सेटल हो रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन से पैसे कम जा रहे हैं। डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली किधर आ रहा है? एंट्री क्रेडिट साइड पे डिफरेंस अब आपको शो कर रही है। तो व्हाई इट इज गेन, व्हाई इट इज गेन? मेरी सजेशन यही है कि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए गेन है, वरना डेफिनेटली क्रेडिट फिगर भी आ रही है। तो कैसे पता चलेगा गेन है या लॉस है? डेबिट फिगर इज लॉस एंड क्रेडिट फिगर एक्सचेंज गेन आ जाएगा, और एक्सचेंज गेन अगर है तो शायद कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में फिर अदर इनकम में आ जाएगा। डन है? प्लीज करें जी नोट।
जी ऑल स्टूडेंट्स ओके प्लीज। Can you confirm please? एक होती है बेटा ट्रांजैक्शन डेट, जिस केस में परचेज डेट को कह रहा हूं मैं, एक है सेटलमेंट डेट, वो किसे कह रहा हूं। और अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर आ जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन डेट, जिस पे मैं रीमेजर कह रहा था। इन दो डेट्स के दरमियान अगर क्या है, ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान अगर ईयर एंड आए तो फिर ट्रांसलेशन डेट बोलते हैं ईयर एंड को। ईयर एंड पे ट्रांसलेशन करते हैं पेबल्स और रिसीवेबल्स की, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिर एज ऑन फिगर आएंगे। तो अभी आगे लिखे मिल जाएंगे चीजें, लेकिन जरा थोड़ा सा वर्ड जरा अगर जहन में रखने की कोशिश करें। ट्रांजैक्शन डेट मींस परचेज डेट, इस पेज से ही पता चला। सेटलमेंट डेट मींस जिस दिन पेमेंट हो रही है। अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम अकाउंटिंग ईयर में हो तो फिर कौन सी डेट नहीं आएगी, फिर ट्रांसलेशन डेट नहीं आएगी। ट्रांसलेशन डेट कब आएगी, जी ऑनेस्ट नोट्स आपने कर दिया नोट, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। सिचुएशन को जरा रिवर्स कर लें, परचेज से जरा सेल्स की तरफ चले जाए। एक्सपोर्ट्स वर्ड होता है, ये पिछला पेज जो हमने पढ़ा परचेजेस, अगर पाकिस्तान से बाहर से अपनी चीज खरीदी है तो दैट इज इंपोर्ट्स, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर सेल कर रहे हैं तो फिर एक्सपोर्ट्स ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं। अब पाकिस्तानी कंपनी सेल गुड्स, अब ये करवाना है अपने शायद रिवर्स सिचुएशन। अब पाकिस्तानी कंपनी सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर इन सऊदी अरेबिया ऑन 15th of June 2018 फॉर, जरा इसका एक जीरो जरा मिसिंग है, 10,000 रियाल्स, एक जीरो जरा साथ लगा। रिसीविंग द अमाउंट ऑन द सेम डेट, अब चीजें अगर आपने बेची हैं तो पैसे आपको रिसीव होने हैं। तो लेट्स अज्यूम पहली ट्रांजैक्शन जिस दिन सेल हुई उसी दिन बाय चेक आपको पैसे मिल गए। सेल की एंट्री बताएं, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने रियाल्स की ये ट्रांजैक्शन है। रुपीज में, अगर पाकिस्तानी कंपनी है तो रुपीज में कन्वर्जन करेगी, कैसे कन्वर्ट करूं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय किस दिन का रेट ढूंढेंगे आप, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है 15 जून का रेट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 30, इट मींस पाकिस्तानी रुपीस में ये ट्रांजैक्शन 3 लाख रुपए की है। तो वंस अगेन ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट सेम डेट पे हो रही है। यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब सेल ट्रांजैक्शन,
और अब सेटलमेंट का मतलब रसीद सेम डेट पे हो रही है। तो ट्रांजैक्शन परचेज की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है, और सेटलमेंट रसीद से भी हो सकती है और पेमेंट से भी हो सकती है। रसीद से कब सेटल होगा? जब आपने सेल किए होंगे, पैसे आने हैं। और जब पेमेंट करके ट्रांजैक्शन कब सेटल होगी? जब आपने पैसे देने होंगे चीजें अगर खरीदी हैं। शुरू करें जी, एंट्री लिखें। जी बढ़ाने से प्लीज। ओके, नंबर 2 वंस अगेन लिंक्ड सिनेरियो है। सपोज जो ट्रांजैक्शन पहले हमने अज्यूम की कि सेम डेट पे सेटल हो रही थी, लेट्स अज्यूम सेल क्रेडिट पे थी और अमाउंट अब आपको रिसीव हो रही है 25 जून पे। सेल डेट ढूंढ के बताएं। 15 जून एज इट इज है, लेकिन अब रिसीट की डेट है 25 जून, और उस वक्त एक्सचेंज रेट 30 रुपए से बढ़ के 32 रुपए पर 1 रियाल हो गया है। जी सेल डेट क्या है जी? 15 जून 2018। अब ये सेल अगर क्रेडिट पे हो गई है तो डबल एंट्री बताएं। रिसीवेबल या डेटर डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। 15 जून पे आप ये ट्रांजैक्शन कितने पे ही रिकॉर्ड कर सकेंगे? कैसे, क्यों? क्योंकि उस दिन हमें यही पता होगा कि रेट 30 है, फ्यूचर में क्या होना है ये अल्लाह ही जानता है। तो रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। डन सर? और डन है सर। 25 जून की एंट्री मेरी तरफ देख के बताएं। अगर आपको रिसीवेबल रिसीव हो जाए तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, यही एंट्री होनी है। लेकिन को वर्ड जरा मुनासिब से चेंज करते हैं। कैश के लिए बस बैंक इसलिए कर लिया करें क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे नॉर्मली बैंकिंग चैनल के थ्रू जाते हैं। ये कैश की जगह बैंक डेबिट कंसिडरेट फुल। जरा कितने रियाल इंशाल्लाह मिलेंगे? 10,000। लेकिन अब ये रियाल कितने रुपीज में कन्वर्ट होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 32। कितने रुपीस का रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? वंस अगेन बिजनेस हमेशा आपने अपने ही समझना है। कैसा महसूस हो रहा है? यार जाने दे, रेट बढ़ रहा है यार, अच्छा कैसे महसूस हो सकता है? तो फाइनली ये कोई बहस नहीं है कि रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अच्छा लग रहा है तो गेन है, बुरा लग रहा है तो लॉस है। चीजें अगर आपने खरीदी होंगी तो रेट बढ़ने से लॉस हो रहा होगा, और अगर चीजें आपने बेची होंगी तो रेट बढ़ने से तो इस तरह मुश्किल हो जाएगी। सिंपल सेंस, कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है? और वैसे भी डिफरेंस किधर आ रहा है? सही जगह आ रहा है। वाई? क्योंकि गेन हो रहा है। लेकिन तो फॉरेन करेंसी रेट्स बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए? हाँ जी, मतलब जहां हमें मुफाद होगा वो होना चाहिए। हाँ सिंपल यार, बिजनेस कर रहे हैं, क्या हो गया? इस पढ़ाई का सर सीए की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जल्दी ही इंसान थक जाता है। तो सैटरडे जजाकल्ला जो लोग आए, वरना मेजोरिटी का ख्याल तो वही है कि आज रहने नहीं देते।
तो कंसिस्टेंसी से रिक्वायर्ड है, क्या ख्याल है आपका? थकावट तो हो ही जाती है, लेकिन रूटीन बनानी शायद पड़ती है। आज रहने देता हूँ, आज थका हुआ हूँ यार, और अगर इसका डिसीजन हो जाएगा ठीक है ओके, तो इसका कोई चांस नहीं कि अगले दिन आप नहीं थके होंगे, चाहे आप सारा दिन सोते रहे। जैसे ही कोई क्लास का टाइम जहन में आना है तो थकावट हो ही जाती है। क्या ख्याल है? वैसे आप लोग तो पढ़ने वाले हैं, आपको तो नहीं ये बातें महसूस हो रही हैं। बारह, लेकिन कोई आए या ना आए, हर बंदे के जहन में क्या आना चाहिए कि मैंने जाना है, क्योंकि ये गेम अपनी अपनी है। एग्जाम हॉल में सपोज कोई भी पेपर ना कर रहा हो तो आप भी छोड़ देंगे, ये कोई बहस नहीं है। हो सकता है कोई इसलिए ना कर रहा, उसने कंप्लीट कर लिया हो। नंबर 3 पढ़ता है। सपोज सर फाइनल करवाने दीजिए, जब सेल क्रेडिट पे क्रेडिट सेल की डेट बताएं। कॉमन 15 जून एज इट इज। सेटलमेंट डेट बदल रही है। अच्छा, मैं जब सेटलमेंट डेट बोलूंगा तो जरूरी नहीं पेमेंट डेट हो, अगर परचेज होगी तो पेमेंट डेट की बात कर रहा हूँ, और अगर सेल हुई है तो रिसीट की डेट की बात कर रहा हूँ। सेटलमेंट का मतलब या पैसे जाना और या पैसे आना, कैश रिसीव या पेमेंट की डेट। जी, अब पॉइंट नंबर 2 में सेटलमेंट डेट लिखी हुई थी 25 जून, वह बदल के हो गई है 5 जुलाई 2018, और उस वक्त एक्सचेंज रेट 33 हो गया है। ईयर एंड अब आ गया जी 30 जून, और एक्सचेंज रेट 30 जून का फिर बताया हुआ आपको 34 पर 1 रियाल। डन है सर? करवाइए एंट्रीज, अब इंडिविजुअली सोचें कर ली। ट्रांजैक्शन डेट 15 जून 2018, बोले जी एंट्री। रिसीवेबल डेबिट नहीं बता, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, चीजें बेची, कैसे वर्किंग करूं? फॉरेन करेंसी उठाऊंगा और एक्सचेंज रेट यूज करूंगा, फॉरेन करेंसी इनटू एक्सचेंज रेट, और व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट? 30। कॉमन ऊपर से डाटा 3 लाख। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट आप बताएं। पैसे अब रिसीव होने 5 जुलाई को, लेकिन बीच में ईयर एंड आ रहा है, तो ईयर एंड आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? किस चीज की? रिसीवेबल की। ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट में अब ईयर एंड आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में वंस अगेन ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान ईयर एंड आ गया। इस ईयर एंड की डेट को क्या बोलते हैं फिर? ट्रांसलेशन। किस चीज की ट्रांसलेशन? ये रिसीवेबल पेबल्स की होनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होनी चाहिए, एज ऑन। तो ये रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ है 15 जून के रेट की बेस पे, और 30 जून पे अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो इसे अकॉर्डिंगली रीमेजर होना चाहिए बेस्ड ऑन 30 जून क्लोजिंग रेट। ठीक है प्लीज? तो कैसे वर्किंग करूं आप? $10,000 है, सॉरी 10,000 रियाल। अब एक रियाल 30 जून पे कितने का हो गया है? 34 रेट हो गया है ईयर एंड पे, तो मल्टीप्लाइड बाय 34, इट मींस आपके रुपीस में 3,40,000 अब रुपीस हो गए। ठीक है सर? और ठीक है सर, तो कितने वाला रिसीवेबल कितने पे चला गया? कितना डिफरेंस आ गया? 40,000 का डिफरेंस। क्या रिसीवेबल बढ़ रहा है? रिसीवेबल बढ़ रहा है सर। रिसीवेबल बेटा अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। ठीक है प्लीज? और रिसीवेबल बढ़ने का मतलब आपको गेन हो रहा है, आपको ज्यादा पैसे मिलने हैं रुपीस टर्म्स में, तो फॉरेक्स गेन रिकॉर्ड हो जाएगा 40,000। ओके, चलिए यहां तक इस तरह करें, 2 एंट्रीज देख के लिखें, और जब 5 जुलाई सॉरी 5 जुलाई वाली जो एंट्री है वो फिर इंडिविजुअली बनाएगा। और जिस तरह कुछ मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये काइंडली अपने आप को भी सुनाए, कितने वाला रिसीवेबल, कितने में रिसीव हो रहा है, थोड़ा सा इस तरह ट्राई करें, इंशाल्लाह यूज हो जाएंगे। जी सर? नहीं, अजम्पशन बेटा नहीं, ये तो एक्चुअल रेट्स है। नहीं, ये एक्चुअल मार्केट में रेट है, ये कोई एक्सपेक्टेड रेट नहीं फ्यूचर का। नहीं अब बेटा ये भी तो नहीं ना पता 5 जुलाई को कितने मिलेंगे।
5 जुलाई का भी तो रेट जब आएगा तो फिर है ना। लेकिन ये हमारी ये कैलकुलेशन क्या थी कि 30 जून 2018 तक की अब एक्चुअल सिचुएशन ये है कि हमें रुपीज में 340,000 मिलना चाहिए एज ऑन। तो ये एक्चुअल फिगर है, ये कोई एक्सपेक्टेड फिगर नहीं है। लेकिन एक्चुअली कितना मिलेगा वो तो तभी पता चलेगा जब नेक्स्ट डेट आएगी। अब हो सकता है एक्चुअली यही मिल जाए या डिफरेंट हो जाए। और वैसे भी शायद आपको पता होना चाहिए कि इससे करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है अकॉर्डिंगली, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि ये क्या हुआ। अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड फिगर नहीं है, ये क्लियर है, ये एक्चुअल फिगर है। ये कहाँ से मिला रेट, ये डेली बेसिस पे कोट हो रहा होता है, ये एक्चुअल मार्केट रेट्स है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें तो एग्जामिनर डेफिनेटली हमें डिफरेंट डेट्स के रेट बता देगा और हमें फ्यूचर के पहले ही नजर आ रहे होंगे। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। 30 जून वाले दिन आपको क्या पता कि 5 जुलाई को क्या होगा, और 5 जुलाई को क्या पता कि उससे आगे क्या होगा, एंड सो ऑन। तो हमने तो जब परचेज की थी रेट, सॉरी सेल की थी रेट 30 था, बाद में क्या होगा जी, डेफिनेटली मटेरियल होगा तो है, वरना अगर इमटेरियल डिफरेंस हो तो वो तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं कह के। हम अकाउंटेंट्स, बल्कि आप अकाउंटेंट्स का टाइम इतना कीमती है कि आप इमटेरियल बात पे तो बहस कर ही नहीं सकते। क्या कर इमटेरियल तो बहस ही नहीं। जिस चीज का शेयर यूजर्स के डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो चीज हम अकाउंटेंट्स के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। ये बड़ा, ये जो एज ऑन फिगर्स होती है ना, रिसीवेबल्स हो या पेबल्स हो, ये रीमैयर हो रहे हैं एज ऑन। रिसीवेबल अब कितना है, पेबल अब कितना है, तो एज ऑन सबूत सब रिसीवेबल और पेबल्स रीमैयर कर रहा हूं। ठीक है प्लीज। जी जी, क्या उस दिन पैसे आ गए हैं? 30 जून को बैंक आ गए। 30 जून पे पैसे रिसीव नहीं हुए, आपका सिर्फ रिसीवेबल बढ़ा है। तो 30 जून पे अगर पैसे आते हैं फिर वो एंट्री होनी चाहिए। रसीद डेट प्लीज है 5 जुलाई। 5 जुलाई को बेटा फिर बैंक डेबिट होगा। बैंक डेबिट क्रेडिट किस दिन होगा? जिस दिन पैसे आएंगे तो डेबिट होगा, जाएंगे तो क्रेडिट होगा। ओके, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो है नहीं। वैसे ये एक्सपेक्टेड गेन्स और एक्सपेक्टेड लॉसेस शायद नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये एक्चुअल गेन्स एक्चुअल लॉसेस। आपके पास फॉर एग्जांपल $1,00,000 है जी, चले अपने पास अपनी तरफ गेम लेके आते हैं। आपके पास सपोज कितने डॉलर है? $1,00,000 है। आपने $1 जब रुपीस का रेट था, डॉलर रुपीस का रेट था, सपोज कैलकुलेटर पकड़ो, 280 रुपए का $1 जब था उस वक्त आपने खरीदे थे, तो 1,00,000 इंटू 280 करें 28 मिलियन समथिंग। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ईयर एंड आ गया और अब अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, बताएं क्या ये 28 मिलियन ही आप जेन में रखेंगे? आप तो हर मिनट बाद कैलकुलेशन कर रहे होंगे सर। तो अब ईयर एंड पे खड़े होंगे अगर आप, तो आखिरी दिन क्या करेंगे आप देखेंगे मेरा ये $1,00,000 है, ये आप कितने से मल्टीप्लाई होके, इस वक्त कितने से मल्टीप्लाई होके ये है। और यकीनन इस वक्त अगर आप मार्केट पहुंच जाएंगे तो अपना डॉलर बेच के वो रुपए ले लेंगे आप। तो ठीक है, आपने बेचा तो नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल मार्केट प्राइसेस हैं जिसे उठाया जा रहा है, तो आप जाके बेचेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो फर्ज करें ये 275 हो गया, जरा मल्टीप्लाई करें 27.5 मिलियन, बताएं कैसा लगा? और ध्यान दें यार, इतने पैसे 27.5 मिलियन, हाँ जी 280 से तो थोड़ा सा फर्क है, इमटेरियल है। जब अपनी बात आनी ना फिर आपने रुपया भी इमटेरियल नहीं करना। तो ये तो सिंपली सिर्फ कितने का लॉस हुआ है, इतना सा हुआ। तो लेकिन एक्चुअल लॉस मींस अगर इस दिन आपने बेचे, ये 5 लाख का लॉस हो जाना। हाँ डेफिनेटली भी ये बेचे नहीं हमने, ये भी ठीक है, बेचा तो नहीं है, लेकिन अगर बेचेंगे तो गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है।
जी 5 जुलाई की 5 जुलाई पे अब क्या होगा जी, पैसे अब आएंगे, और अब जब पैसे आएंगे तो 10,000 रियाल है मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन अब बैंक उन्हें 33 रुपीज के हिसाब से 3,30,000 रुपयों में कन्वर्ट करेगा। डन है प्लीज? कितने रुपए का रिसीवेबल कितने रुपए में रिसीव हो रहा है? 3 लाख वाला या 3,40,000 वाला? 3,40,000 का हमारा रिसीवेबल हो गया था जब आपने सेकंड एंट्री ईयर एंड पे की है। तो 3,40,000 का रिसीवेबल अगर 3,30,000 में आपको रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब 10,000 आपको फॉरेक्स लॉस हो रहा है। एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर? चलिए पहले जरा इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स जरा करें। पेज नंबर 10 ढूंढना जरा, छोटा छोटा सा जरा 10। ये जरा बुक थोड़ी सी इसकी FA2 की लेट है, जरा मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक के मिड में आएगी, तो जरा कुछ दिन जरा पेजेस जरा संभालना है। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस की एक हेडिंग होगी पेज 10 के स्टार्ट में कहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें। An entity based in America sells goods to UK for 200,000 क्या नहीं पाउंड्स है बेटा, पाउंड्स के पाउंड्स को से डिनोट किया हुआ है। कहां की कंपनी ने कहां चीजें बेची हैं? अब आप माशाल्लाह ग्लोबल किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपने कहीं भी पहुंच जाना, और कहीं भी अगर आप पहुंच गए तो फिर आपने वहां की करेंसी के हिसाब से अकाउंटिंग शुरू कर देनी। ये ट्रांजैक्शन डेट 28 फरवरी, व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज, अंडरलाइन करें, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ। $1 के बदले 0.55 पाउंड्स मिलेंगे। डॉलर महंगा या पाउंड महंगा? कंसंट्रेट प्लीज, कंसंट्रेट। नहीं, हमने अपने सिनेरियो में देखना, हम सवाल में देखना। $1 और उसके बदले 0.55 पाउंड महंगा है, डॉलर महंगा है। आगे चलते हैं यार, अपने रुपए ही ठीक थे बस। कंसंट्रेशन प्लीज, आपस में वैसे लड़ना नहीं है प्लीज, और लड़ाई के बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। कस्टमर पेज ऑन 15 अप्रैल व्हेन द रेट वाज 0.6 अगेंस्ट $1, 0.6 पाउंड्स अगेंस्ट $1। एक वर्ड अभी बार बार आएगा, फंक्शनल करेंसी, इसको अंडरलाइन कर लें, ये इंशाल्लाह फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल जहां जहां ये वर्ड आता जाए तो सिंपली इसका मतलब लोकल करेंसी। फिलहाल फंक्शनल करेंसी जहां जहां वर्ड आए आपने क्या प्लीज सोचना, लोकल करेंसी, बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। द फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी इन अमेरिका इज डॉलर्स। हाउ डज द US entity account for the transactions in its financial statements for the year ended 31st July 2013 year ended? ये किस कंपनी की बुक्स में आपने एंट्रीज करनी है? नहीं, यूके में नहीं है, आपको बात करना। इट मींस आपने अज्यूम करना है कि आप अमेरिका में और डॉलर्स में अकाउंटिंग एंट्री करनी है। डन है प्लीज? तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे बैठे कहां पहुंच गए, और अब आपने किस करेंसी को अपनी करेंसी समझना है? डॉलर्स को अपनी करेंसी समझना है। जी वाह वाह, बिल्कुल ठीक है, फुल कंसंट्रेट करना है। इसमें छोटा सा एक इशू आना है, और अगर वो रिजॉल्व हो गया तो शायद उसके बाद इश्यूज खत्म हो गए। और लिखने की बजाय पहले गौर से देख के मुझे करवाना है। जी फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं, व्हाट इज ट्रांजैक्शन डेट?
व्हाट इज द करेंसी जिसमें काउंटिंग हो रही है? डॉलर, रुपीस की जगह डॉलर साइन लगाया है। क्रेडिट सेल है या कैश सेल है? कैसे पता चला? 28 फरवरी को गुड्स बेची जा रही हैं और 15 अप्रैल को पैसे आ रहे हैं। ये क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है अमेरिकन कंपनी की? डबल एंट्री बताएं। रिसीवेबल डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, फुल कंसंट्रेट अब अमाउंट होने के 2 लाख क्या है? पाउंड है। पाउंड को किस में कन्वर्ट करना है? डॉलर में। बताएं 1 पाउंड वर्सेस डॉलर क्या रेट था? 0.551 रेट था इस वक्त। बताएं क्या करूं? दो लाख क्या है? पाउंड। हमने इसे किस करेंसी में कन्वर्ट करना है? कैसे करूं? मल्टीप्लाइड बाय, ये सभी कोई मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का मसला आना है। वापस अपने फर्स्ट पेज पे है, इसको छोड़ दें। फर्स्ट पेज पर अभी बहस हो रही थी। पहली फर्स्ट एग्जांपल, ये मैंने अभी वर्किंग की थी। कंसंट्रेटफुल ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थे 10,000 और मैं उन्हें रुपीस में कन्वर्ट कर रहा था, ऐसे ही था। तो मैंने क्या किया था? मल्टीप्लाइड बाय 75। ये जो एक्सचेंज रेट लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था? 75 रुपीज वर्सेस 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस तरह लिखा हुआ था। ऐसे था। तब मैंने, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रुपीस में आना था। तो सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन कर तो ली थी, लेकिन असल में जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? बहुत गौर से वो ऊपर वाला बॉक्स देखना था। जो मैं नीचे काम करूंगा उसे उस बॉक्स से लिंक करना। असल में ये जो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे, ये इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक वो जो ऊपर बॉक्स में था, ये 1 के बराबर थे। ये किसी को बात समझ रही मैंने क्या बोला? 1 के बराबर कैसे थे? 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और एक्सचेंज रेट जिस तरह दिया 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और 75 रुपीज, जिस तरह शायद मार्कअप मार्जिन किसी जमाने में। तो ये जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ उसमें 1 था ऑस्ट्रेलियन डॉलर और मैंने फाइंड आउट करना था 75 मींस रुपीस। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसके इक्वल थे उससे हम डिवाइड कर रहे थे और जो फाइंड आउट करना चाह रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए शायद मल्टीप्लाइड बाय 75 मींस हम एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी बात वैसे क्या थी? डिवाइड बाय 1 हो रहा था और मल्टीप्लाइड बाय 75। जो करेंसी गिवन है उसको उसके एक्सचेंज रेट से डिवाइड करें और अगला बताया सेट, और जो फाइंड आउट करनी उससे नहीं, वो जो फाइंड आउट करनी उससे मल्टीप्लाई। ये सेम, एक सेकंड, अभी शायद बात पूरी समझ नहीं आई होगी। सेकंड पेज पे जरा, फिर बाद में आप भी इस तरह नोट कीजिएगा तो मैंने भी करवाया। सेकंड पेज पे एक्सचेंज रेट बताएं कैसे लिखा होता? पहली ट्रांजैक्शन में रुपीस 30 थे और 1 रियाल था। 1 आर करना, 1 रियाल था। 10,000 क्या मिला था हमें? रियाल्स। 10,000 रियाल्स थे। अब गौर से दोबारा देखें इसे, और एक्सचेंज रेट जो हमें गिवन था उसके मुताबिक रियाल 1 के बराबर था। तो डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय, कहां से कहां जाना था? 1 रियाल से 30 रुपीस पे जाना था। तो डिवाइड बाय 1 वंस अगेन जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सेकंड आप बाद में लिख लीजिएगा, मैं जरा बात पूरी करता हूं, अभी वापस आता हूं।
अब जरा ये पेज नंबर 10 पे जो आप देख रहे हैं इसको बहुत गौर से जरा देखें। अब एक्सचेंज रेट कैसे दिया हुआ, प्लीज यार, एक्सचेंज रेट कैसे दिया हुआ? एक्सचेंज रेट कैसे दिया हुआ है? 0.55 पाउंड है और अगेंस्ट $1 कह रहा है। सॉरी एक सेकंड, मेरे वर्ड जरा एक सेकंड दोबारा गौर से सुनिएगा जरा। क्या लोकल करेंसी को 1 रख रहा है या फॉरेन करेंसी को 1 रख रहा है? ये हुई ना बात। लोकल करेंसी है सर आपकी, बिल्कुल सही कहा भैया उसने। कहाँ बैठे हैं भाईजान, कहाँ बैठे हैं? अमेरिका पहुंचे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, पहुंच गए वहीं पहुंच गए। लोकल करेंसी कौन सी है आपकी? डॉलर। फीलिंग चेक करें जरा कैसी जबरदस्त आ रही है। नहीं वही फीलिंग। लोकल करेंसी रुपए है। क्या फायदा वल्लाह माफ करे जिंदगी का। ये लोकल करेंसी सर कौन सी? डॉलर। अमेरिका में बैठे हैं पर लोकल करेंसी को उसने 1 रखा है। अपना फर्स्ट पेज भागते जाएगा। कहाँ थे आप? पाकिस्तान में। लोकल करेंसी को 1 रखा हुआ था या फॉरेन करेंसी को? फॉरेन करेंसी को 1 रखा हुआ। हमारी भी समझ नहीं आती कभी लोकल करेंसी क्या होती है। सेकंड पेज पे लोकल करेंसी कौन सी है आपकी? पाकिस्तान रुपीस 1 रियाल 30 रुपए। फॉरेन करेंसी को 1 रख रहा था और यहाँ लोकल करेंसी 1। लेकिन बारे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने असल बात करनी, ये मैंने जो बात की है वैसे ही आपको बताया, लेकिन मैंने असल बात करनी वो बिल्कुल सिंपल होने लगी है जी। अब आपके पास 2 लाख पाउंड है और एक्सचेंज रेट गिवन। मैंने अब इन पाउंड से क्या बनाना है? वैसे तो मैं अभी एक वर्किंग करने लगा हूं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग आप बताएं, मैं जब 2 लाख पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करूंगा उस एक्सचेंज रेट की बेस पे, तो मेरा आंसर 2 लाख से ज्यादा आएगा या कम आएगा? सोच के बताएं। इट मींस अगर आप वर्किंग करते हुए गलती कर भी जाए तो आपको इवन देन पता चल जाना चाहिए कि मेरा आंसर गलत है। आंसर ज्यादा क्यों आना चाहिए? 0.55 पाउंड है तो $1 है। इट मींस पाउंड्स कम है, डॉलर ज्यादा है, आंसर ज्यादा आना चाहिए। तो इट मींस अगर गलती कभी हो भी जाए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो इवन देन आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ अब सबसे इजीएस्ट चीज ये है कि 2 लाख पाउंड्स है और अब एक्सचेंज रेट को गौर से देखें। अब ये पाउंड्स 1 के बराबर नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट एक्सचेंज रेट। अब ये पाउंड्स किसके बराबर है? 0.55 के बराबर है, देयरफॉर उससे मैं डिवाइड करूंगा और 1 मींस डॉलर्स फाइंड आउट कर लूंगा। अब कुछ क्लियर हो गया प्लीज? किससे डिवाइड करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जो करेंसी जिस एक्सचेंज रेट के बराबर है, करेंसी जिस रेट से जिस एक्सचेंज रेट के बराबर है उससे डिवाइड करें और जब फाइंड आउट करना उससे मल्टीप्लाई करें। जरा एक सेकंड जरा बोलें, फिर मैंने एक रिवर्स वर्किंग करवानी। डिवाइड बाय बोला और मल्टीप्लाइड बाय। एक सेकंड आंसर बताएं। राउंड ऑफ करना है प्लीज। आज डॉलरों में राउंड ऑफ करके देखें कैसा मजा आता है। 363 636 तकरीबन क्या डॉलर। अब ये अगर डॉलर है फॉर एग्जांपल 363 636, इनसे दोबारा पाउंड बना सकता हूं कैसे? दोबारा वहीं देखा मैंने, दोबारा वहीं देख रहा हूं। अब अगर डॉलरों से पाउंड्स बनाने हैं मुझे, तो डॉलर डिवाइड बाय 1 डॉलर एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.55 पाउंड्स। तो डिवीजन किससे कर रहा हूं और मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहा हूं? जो करेंसी एक्सचेंज रेट के मुताबिक जिसके बराबर है उससे डिवाइड कर दें और जिसकी तरफ जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब ओके प्लीज? तो जरा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में भी लिखना है, बाद में ये वाला आके बाद में पूरा कर दीजिए जो मैंने छोटी सी वर्किंग की। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर आपने साथ दिए।
थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इसी तरह फर्स्ट अगर जहाँ आपने अगर लिख लिया था तो उसके ऊपर भी जगह होगी, थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन करना। ये मैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जरा चाह रहा हूँ। जी हो गया पहले। सेकंड पेज पे भी जरा रियाल्स पर रुपीस। ये कंप्लीटेड है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन कह रहे थे पेज नंबर 10 वाले, ये मेरे ख्याल रजिस्टर पे लिखे हैं, इसमें अब जगह जरा साफ सुथरी वर्किंग करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। ये जो मैंने एंट्री साथ ही लिख दी, अब आप इस तरह ना लिखें, अब अपने रजिस्टर पर प्रॉपर हेडिंग बना क्वेश्चन नंबर 1। फाइनली एनी कंफ्यूजन इन दिस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन? ये नहीं, फर्स्ट एंट्री लिखना है, ये कितने से हो गई? 363 636, ये कंप्लीट करना जरा। कौन सी करेंसीज पसंद है आपको? आप बेटा कंपनी बदलें जरा अपनी यार, मेरा ख्याल है आप मेरे जैसे लोगों से बैठ के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो अपने बारे में जरा सोचें। जो भी करेंसी आपको पसंद है वो कितनी का आ जाए तो काफी है। कितनी का आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे। सोच लें, मतलब शायद पहले सोचा नहीं होगा आपने, इस तरह की फजूल बातें कभी जिंदगी में आपने सोची नहीं होंगी, तो जरा वैसे ही सोच लें, लिखते लिखते जरा सोचा। एंट्री लिख रहे थे, मैंने कहा वेले होंगे। उस मुल्क के साथ नहीं, रुपीज में तो कन्वर्ट कर ही नहीं रहे आप। रुपीज में कन्वर्ट करके क्या करना? भाई को कहने दें, आप अपना क्या क्या भाई वही तो नहीं कह रहा शॉर्ट वर्जन में जो आप कहना चाहते हैं, लॉन्ग वर्जन? भाई तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जो आप कहना चाह रहे हैं। ये नोटेड है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये लिखी फर्स्ट एंट्री प्लीज। ये एंड देखें जी, 31 जुलाई। चलूं आगे? ये एंड देखें प्लीज, पहली एंट्री ओके। नेक्स्ट डेट बताएं ढूंढ के, कल से डेट करें यार, इतना खत्म कर।
क्या ड्यूरिंग द ईयर ही सेटलमेंट हो रही है? क्या ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट के दरमियान में कहीं ईयर एंड तो नहीं आ रहा? 31 जुलाई से पहले ट्रांजैक्शन भी हो गई है और उससे पहले 15 अप्रैल को सेटलमेंट भी हो रही है। ओके सर, करवाएंगे सर एंट्री? करवा दें एक आध और करवा दें, फिर उसके बाद आप कीजिएगा। पहले बेसिक एंट्री बना लें, पैसे आने जाने, प्लीज आने जाने। कस्टमर पेज है, हमें पैसे मिलने हैं, अमेरिका में। बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, बताएं बैंक में कितने डॉलर आएंगे? 2 लाख डॉलर नहीं है, कंसंट्रेट प्लीज। 2 लाख क्या है? 2 लाख क्या है? पाउंड तो 2 लाख आने, लेकिन वो 2 लाख पाउंड आप कितने डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करो? डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय? डिवाइड बाय क्या? मल्टीप्लाइड बाय 1। आंसर बहुत से 3 आ गया मेरा ख्याल है। कितने डॉलर्स कितने डॉलर्स का रिसीवेबल कितने डॉलर्स में रिसीव हो रहा है? बोले 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 सची बोले। कैसा लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है डॉलर्स में? डिफरेंस लें। 30,303। एक्सचेंज लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? तो फॉरेक्स लॉस हो गया। ठीक है जी प्लीज। तो इस तरह ना बोर्ड से देख के लिखना बेनिफिशियल नहीं है, प्लीज बोलें, सोचें, वर्किंग बरल करें। कितने डॉलर्स का रिसीवेबल कितने डॉलर्स में रिसीव हुआ? अपने आप को सुनाएं, आई होप के फिगर्स सॉल्व हो जाएंगी। एनी कंफ्यूजन है? चलें ट्रांसलेशन करवाएं 31 जुलाई पे। ईयर एंड आ गया यार 31 जुलाई पे। किसने ट्रांसलेट होना था जो है ही नहीं? रिसीवेबल ने ट्रांसलेट होना था, तो वो तो है ही नहीं, किधर गया? रिसीव हो गया, रिसीव हो गया। हाँ जी, अब बैंक में पढ़ा है। नहीं, बैंक में भी अब क्या पढ़ा है? डॉलर पढ़े यार। तो डॉलर डॉलर ही, हम डॉलरों में बैठे। डॉलरों ने ट्रांसलेट होना है। डॉलर अब फॉरेन करेंसी नहीं है। डॉलर डॉलर, जैसे आपके बैंक में रुपए पड़े, तो वो ईयर एंड पे ही मैयर होंगे, रुपए तो नहीं होंगे। आपके पास फॉरेन करेंसी होगी तो वो रुपीज में कन्वर्ट होगी। तो बैंक में डॉलर पड़े हैं और डॉलर आपकी लोकल करेंसी। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। ये मिटा दो, वो लिख तो नहीं रहा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने नोट कर दी? जी क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। अब कंसिडरेशन प्लीज, बात खत्म हो गई है शायद सारी। A US entity sells apples to an entity based in Moldova where the currency is the Moldovan pound, और उसकी एक एब्रिविएशन बनाई है उसने MOL। The apples were sold on 1st October 11 for MOL 2 lakh mols and were paid for on in February 2012. The exchange rate on 1st October against dollar versus मॉल दिया हुआ है, फिर 31 दिसंबर पे रिपोर्टिंग डेट पे दिया हुआ है। फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं फिलहाल? तो आप जिस एंटिटी की काउंटिंग करेंगे वंस अगेन उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, और आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, और आपने एंट्रीज ही बस सिंपली फिलहाल करनी है जी। पहले लिखें, इंडिविजुअली करें, फिर मैं लिखता हूँ।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताएं जरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन के डॉलर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट। जी सर आपका क्या है डॉलर्स का आंसर? नहीं काइंडली मुझे जरा बता दीजिएगा कि बात अब ओके होगी या नहीं। डिवाइडेड बाय 129,032 में कोई गलती तो नहीं किसी की हुई है? सब ओके प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अब बात समझ आ जाएगी? आगे कंप्लीट करें। ईयर एंड 31 दिसंबर से हम रखें। रिसीट होनी है। रिसीट तो कब हो रही है? फरवरी 12 में। तो हमसे सिर्फ फर्स्ट ईयर की एंट्रीज मांगी हुई है 11 की, तो और कुछ होना? इस ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ और होना है? हाँ जी ट्रांसलेशन होनी है। किस और किसके दरमियान ईयर एंड आ गया? ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दौरान ईयर एंड आ गया है। बनाए बाइंड अप करें। अभी कोई रिसीट नहीं होनी, आपने सिंपली रीमेजर ट्रांसलेशन करनी है। ये ठीक है बेटा गेन है। कैसे करूं? फॉरेन करेंसी लें, उसको रिवाइज रेट से रीमेजर करें 1.34। आंसर बना जी 149,254 129,032 वाला रसीवेबल 149,254 के रिसीवेबल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या रिसीवेबल में इंक्रीज आ रहा है? तो रिसीवेबल बेटा डेबिट हो गया, और रिसीवेबल में इंक्रीज अगर आ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। 20,222 फॉरेक्स गेन। एनी कंफ्यूजन? अब उसने ईयर एंड की एंट्रीज मांगी और फरवरी का फिर रेट हमारे पास वैसे है भी नहीं और उसने मांगा भी नहीं है, तो इस ईयर एंड में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई है और एक फिर ट्रांसलेशन हुई है। डन है सर? तो सेंस समझ आ रही? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 इंडिविजुअली करेंगे सिर्फ 5 मिनट। वापस पाकिस्तान में आ जाए सर। औकात में इन्ना लिल्लाह है। पाकिस्तान में वापस आने तो किसी ने नहीं देना सर, अगर एक दफा गए आप। करें जी प्लीज इंडिविजुअली हो रहा है जी क्वेश्चन नंबर 3।
5 करें, 4 एंड 5, सॉरी 3 एंड 4, अगर 3 हो गया तो 4 भी करें। ये सारी ऑल नेसेसरी एंट्रीज कह रहा है, जो हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने एंट्रीज लिखनी है, आप हो गया कंप्लीट? जरा चेक करें, ठीक है मेरी एंट्रीज। ट्रांसलेशन पे लॉस हो रहा है और सेटलमेंट पे गेन हो रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? जी बेटा, जज़ाकल्लाह। जी हो गया, करें 4 भी। बस 1 मिनट पे क्वेश्चन नंबर 5 जरा इकट्ठे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करना। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब कोई नोट तो नहीं कर रहा? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइनल करना। ओके जी प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीटेड है 4 तक। आए जरा टाइम है, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 का। एनी कंफ्यूजन इन 3 and 4? Anybody writing, please? ये क्वेश्चन नंबर 5 की आए पढ़ें। Safir Pakistan Limited is a multinational company. The company is principally engaged in the manufacturing and selling of menswear. The company exports designer dresses to UK, UAE, and USA. Company prepares its financial statements on 30th June. During the year, following transactions were incurred in foreign currency. On 15th April 2017, company sold dresses to a customer in UAE on account. On account का मतलब होता है on credit for 20,000 dirhams DHS. The customer settled the transaction after 1 month and the company received 20,000 dirhams on 15th May 2017. Transaction date है 15 अप्रैल और settlement date है 15 मई. On 1st May 2017, company has imported a machine from USA. The invoice for the machine was for $1,10,000 US, which will be paid to the vendor on 20 अगस्त 2017. वेंडर कौन होता है? सप्लायर जिससे मशीनरी खरीदी। तो इस केस में ट्रांजैक्शन डेट है 1 मई और सेटलमेंट डेट है 20 अगस्त और मशीनरी अब खरीदी है। The company's functional currency is Pakistani rupees. Functional currency किसे कहते हैं? And its exchange rate to UAE dirhams and US dollars are as follows. अब दो करेंसीज में ट्रांजैक्शन dirhams में भी है और डॉलर्स में भी है। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं, नीचे रिक्वायरमेंट है जी 17 और 18 ईयर एंड की एंट्रीज करनी है जी। हेडिंग बनाए बिजनेस नेम। सफीर पाकिस्तान टेक्सटाइल लिमिटेड। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 17 and 18 मांग रहा। ये किस करेंसी में वर्किंग होनी है सर? पाकिस्तानी रुपीस। ये फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। 15 अप्रैल। क्या हुआ इस दिन? कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन की एंट्री लिखवाएं। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। जी कितनी करेंसी? नहीं कितनी करेंसी? 20,000 दिरहम्स। ऐसे एक्सचेंज रेट बताएं।
अब ये 27.5 क्या है? ये ऊपर इसके पढ़े जरा क्या लिखा हुआ? PKR2, क्या मतलब PKR2? रुपीज पर दिरहम है। इसमें वन क्या है? हमें क्या पता, हमें क्या पता? ये 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब पर होता है, और पर का मतलब मसला अगर मैं कहूँ 20 रुपए पर यूनिट, इसका क्या मतलब? 20 रुपए पर एक यूनिट, 50 रुपए पर मीटर। ये अंडरस्टूड बात है, एक मीटर के 50 रुपए, 10 रुपए पर आवर। तो पाकिस्तानी रुपीज 2 दिरहम्स का मतलब पाकिस्तानी रुपीज डिवाइड बाय दिरहम, तो 27 रुपए 5 डिवाइड बाय 1। तो 1 किसे रखा हुआ है? लोकल करेंसी या फॉरेन करेंसी? बताएं क्या करूं? 20,000 क्या है? डिवाइडेड बाय, फाइनल कर लेना, डिवाइड बाय 1 इंटू, और डिवाइड बाय 1 नहीं, कंपलसरी तो नहीं है डिवाइड बाय 1 लिखना है, लेकिन पता होना चाहिए उसे कि अब डिवाइडेड बाय 1 है, डिवाइड बाय 27.5। जी कैसे करूं जी? फाइनल एक दफा बोल दो। डिवाइड बाय 1 इंटू, एनी कंफ्यूजन? 5 लाख 50 लाख जी, बट ऑनेस्ट सब क्लियर? 280 रुपए पर डॉलर का मतलब 280 रुपए पर $1, 500 रुपए पर डॉलर, दोनों खासा, 10 रुपए पर डॉलर, पर मैथमेटिकली मींस 1 पर 1। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट डेट बताएं। अच्छा अब देख लें कि ट्रांजैक्शन वाइज कंप्लीट करना है या डेट वाइज कंप्लीट करना है, दोनों तरह वैसे, लेकिन चलें ठीक है, डेट वाइज ठीक है वैसे। अब सेटलमेंट इसकी है 15 मई को, और पॉइंट नंबर 2 में फिर 1 मई को मशीनरी आ रही है, तो डेट वाइज ज्यादा शायद बेहतर रहेगा। क्या लिखो डेट? 1 मई क्या हुआ? इंडिविजुअली रिकॉर्ड करें, करें एंट्री। क्या खरीदा? पैसे दे दिए, क्या एंट्री करूं? मशीन डेबिट, पेएबल क्रेडिट। लेकिन अभी ये मशीन डॉलर्स में, कैसे करूं? 110। अब किस डेट का रेट ढूंढना? 1 मई का रेट ढूंढे डॉलर्स का, 103 पर डॉलर डिवाइडेड बाय, एक दफा कर ले कम से कम, डिवाइड बाय 1 इंटू 103.7, नहीं 5 बटा नहीं लेना है, किस डेट का रेट लेना है यार? 1 मई का लेंगे ना, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है, जिस दिन हम खड़े हैं उस दिन का रेट लेना। 103.75 ओके? ओके यार, आंसर 11412,500। देख लें उनके सिर्फ 1,10,000, हमारे गिने नहीं जा रहे, मर्जी बाकी आपकी। नेक्स्ट डेट क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट नहीं, इसी डेट नहीं, 15 मई है। हम ऑन ईयर क्या हो, अभी तो आधा घंटा है यार। 15 मई 2017, अभी से नजर आने चीजें खत्म हो गई। 15 मई क्या सेटल होना है? रिसीवेबल सेटल होना है, सही वर्ड करें सर, सेल सेटल नहीं होनी, रिसीवेबल सेटल होना, रिसीवेबल के अगेंस्ट रिसीव होना, ये करें एंट्री। ये इन्वेस्टमेंट्स आप बताएं, गेन आता है लॉस आता है 15 मई वाले दिन? जाने दें यार अहमद साहब,
बिजनेस अपना सबने क्यों डुबोना है सर? मई ट्रांसलेशन डेट आ रही है 15 मई, पहले सेटलमेंट हो रही है, ईयर एंड तो 30 जून है जी। बैंक डेबिट या क्रेडिट? कैसे? 20,000 इंटू 28.5 ढूंढ लेंगे आंसर। कितने लाख वाला रिसीवेबल कितने लाख में रिसीव हुआ? गेन हो गया लॉस हो गया? 20,000 का बेटा लॉस, सॉरी गेन है। ओके, बाकी कंप्लीट करें और कुछ कंसल्टेशन सर? हाँ जी, ईयर एंड 17, 30 जून 17। ये मंदी कर रहे हैं यार, इस तरह नहीं फायदा बेटा। ये जो 2 लिखा होता है इसका मतलब होता है डिवाइडेड। एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है। पी के आर 2 का मतलब है पी के आर डिवाइड बाई यूएस डॉलर्स एंड पी के आर डिवाइड बाई यूए दिरहम्स। ठीक है, और तो बेस होती है फिर वो 1 पर पाकिस्तान रुपीस पर डॉलर पर यूए दिरहम्स। ठीक है प्लीज। तो रुपीस के मुकाबले में बहस हो रही, रुपीस का रेट दिया हुआ डॉलर्स के मुकाबले में, और रुपीस का रेट दिया हुआ दिरहम्स के मुकाबले में। क्लियर हो गया प्लीज? जी सर, जो मशीनरी का रेट है, सॉरी जो मशीनरी की पेमेंट है वो है 20 अगस्त को, ऐसे ही। लेकिन ईयर एंड आ जाएगा पहले 30 जून पे। क्या रिसीवेबल भी ट्रांसलेट होगा? वो क्यों नहीं होगा? वो पहले ही रिसीव हो गया। लेकिन ईयर एंड पे 30 जून 2017 वाले दिन क्या मशीनरी का पेबल आ रहा होगा? सर जी आ रहा होगा सर, लेकिन कितने की बजाय कितने पे आना चाहिए, ये वर्किंग कर रहे हैं अब आप। $110,000 30 जून का आप रेट ढूंढ रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 102.75। आंसर अप्रोक्सीमेटली आया 11,302,500। कितने वाला पेबल कितने में मैयर हो रहा है? 11.4125 मिलियन वाला पेबल 11.3025 मिलियन में कन्वर्ट हो रहा है। लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? तो पेबल बेटा डेबिट हो जाएगा 1,10,000 से। और गेन क्यों हो रहा है? क्योंकि लायबिलिटी कम होना आपको अच्छा लग रहा है। ओके प्लीज। नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज भी मांग रहा है, वाइंड अप करें। वैसे ₹1 पर डॉलर चेंज आया है 103.75 से 102.75, तो ₹1 पर डॉलर कमी हुई है और हमने पैसे देने हैं, और 1,10,000 है। जी वाइंड अप करें सर, अभी कुछ रहता है? किस साल क्या रहता है? 2018 में एक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट की रहती है 20 अगस्त। जी ऑनलाइन प्लीज। ओके, 30 जून 17 तक समझ आ गए?
for the year ended. नहीं बेटा गेन नहीं है शायद। For the year ended 30th June 2018, 20 अगस्त पेमेंट होगी अब 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट हो गया है 103.5। ये पेमेंट की अमाउंट बनती है 11,385,000। पेबल डेबिट बाय, ये पेबल कितने पे आ गया? तो 11,03,02,500 वाला पेबल अगर 11,385 ज्यादा पे सेटल हो रहा है, लॉस है बेटा। 82,500 लॉस है। क्या ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? रुपीज में ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। रेट बढ़ा है और आपने पैसे देने थे। रेट बढ़ा है 102.75 से 103.5। जो ईयर एंड पे रेट हो गया था 102.75, वो अब दोबारा बढ़ के 103.5 पे चला गया। ये प्लीज क्लियर है प्लीज। बारे जी अगर एंट्री आप सही लिख रहे हैं तब भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट क्रेडिट साइड पे आ रही है, होपफुली आप देख रहे हैं। डेबिट साइड पे डिफरेंस अगर एंट्री में आ रहा है तो लॉस है, और अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो गेन है। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज। चलें इंशाल्लाह ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। जरा एक मिनट लीज के नोट्स निकालो, उसमें जरा एक क्वेश्चन नंबर 8 है पेज नंबर 5 पे। इसे होमवर्क रखना था। तो इन दिनों में यकीनन को बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है, साथ साथ चलने की कोशिश करें। आई होप कि कोई इतना इशू नहीं है। मिल गया क्वेश्चन? मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है और करंट और नॉन करंट पोर्शन आइडेंटिफाई करना। कोशिश कीजिएगा जरा लीज टर्म ज्यादा है तो जरा मोर देन 5 इयर्स तक भी गेम जाएगी। तो प्लीज पेज नंबर 5 प्लीज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है प्लीज। पेज नंबर 5 ऑफ लीज एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये बट मिल गया प्लीज क्वेश्चन नंबर 8।